नमस्ते। इनसाइट भारत में आपका स्वागत है। भारत की पहचान और विविधता में गहरे उतरते हुए आज हम चर्चा करेंगे बिहार, एक ऐसा राज्य जिसका नाम सुनते ही मन में इतिहास, संस्कृति और हाँ, आजकल विकास की बदलती तस्वीर भी कौंध जाती है। बिल्कुल। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की गहरी जड़ों से जुड़ा एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ आपको प्राचीन गौरव और जो आज की आधुनिक आकांक्षाएं हैं उनका एक बड़ा दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। तो चलिए बिहार की इसी मिली-जुली कहानी को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके समृद्ध इतिहास से। बिहार का नाम विहार यानी बौद्ध मठों से आया है। ये तो खैर काफी लोग जानते ही हैं, लेकिन इसकी कहानी तो उससे भी बहुत पुरानी है ना? हाँ, बेहद पुरानी। आप देखिए, वैदिक काल से लेकर रामायण और महाभारत जैसे हमारे महाकाव्यों में इसका जिक्र है। और ऐसी मान्यता भी है कि सीता जी का जन्म भी यहीं मिथिला क्षेत्र के सीतामढ़ी में हुआ था। तो ये दुनिया के उन कुछ क्षेत्रों में से है जहां मानव सभ्यता काफी पहले बस गई थी। और जाहिर है मगध साम्राज्य का जिक्र किए बिना तो बिहार की बात अधूरी है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, क्या ये कहना सही होगा कि प्राचीन भारत का जो पावर सेंटर था वो यहीं था? हाँ, काफी हद तक बिल्कुल सही। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आप देखें तो मगध भारत का एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। जो महान मौर्य और गुप्त राजवंश थे वो यहीं से उभरे। उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। सम्राट अशोक, चाणक्य जैसे नाम इसी धरती से जुड़े हैं। और धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व जबरदस्त है। निश्चित रूप से। देखिए, बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने बौद्ध धर्म की नींव रखी। आज ये दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। फिर नालंदा, दुनिया के पहले रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक। सोचिए, 5वीं से 12वीं शताब्दी तक एशिया भर से विद्वान यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। कमाल है। और वहीं वैशाली में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो जैन अनुयायियों के लिए भी ये जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तो हुई प्राचीन गौरव की बात। अच्छा, मध्यकाल और फिर आज के आधुनिक बिहार का स्वरूप कैसे बना? मतलब ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? देखिए, मध्यकाल में पाल वंश का शासन रहा, काफी प्रभावशाली था। फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों का प्रभाव आया। शेरशाह सूरी जैसे शासक भी यहीं से उभरे, जिन्होंने काफी सुधार किए। फिर अंग्रेजों का जमाना आया, तब ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। हाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी का। फिर 1912 में इसे बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा एक प्रांत बनाया गया। अच्छा, उड़ीसा के साथ? हाँ। फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया और आज़ादी के बाद 1947 में बिहार भारतीय संघ का एक राज्य बना। और एक बड़ा मोड़ आया साल 2000 में, जब इसका दक्षिणी हिस्सा, जो खासकर खनिज संपदा से भरपूर था, हाँ, मिनरल रिच एरिया, बिल्कुल, उसे अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। तो इस विभाजन का असर क्या हुआ बिहार पर? मतलब जाहिर है भौगोलिक रूप से छोटा हो गया होगा। असर तो देखिए बहुत बड़ा पड़ा। एक तो भौगोलिक क्षेत्रफल काफी कम हो गया और ज्यादातर जो मिनरल वेल्थ थी वो झारखंड में चली गई। लेकिन जो आबादी का बड़ा हिस्सा था, जो मैदानी इलाकों में रहता था, वो बिहार में ही रहा। तो नतीजा ये हुआ कि बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या, वो भारत में सबसे ज्यादा हो गई। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। समझ सकती हूँ। अच्छा, अब जरा भूगोल पर आते हैं। लोकेशन तो पता है, पूर्वी भारत में। हाँ। नेपाल से सटा हुआ, पड़ोसी राज्य यूपी, पश्चिम बंगाल और अब दक्षिण में झारखंड। बिल्कुल सही कहा। एरिया करीब 94,163 वर्ग किलोमीटर का है और इसका ज्यादातर हिस्सा आप कह सकती हैं कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना एक बहुत उपजाऊ मैदान है। गंगा नदी लगभग बीच से गुजरती है, पश्चिम से पूरब की ओर, और राज्य को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और इन दोनों हिस्सों की बनावट, मतलब टोपोग्राफी में क्या खास फर्क है? नदियों की भूमिका तो बहुत अहम लगती है यहाँ। बहुत ज्यादा अहम है। उत्तरी बिहार जो है वो हिमालय की तलहटी वाला निचला मैदानी इलाका है, तराई रीजन जिसे कहते हैं। यहाँ नेपाल से आने वाली नदियां हैं, गंडक, कोसी, बागमती, कमला, ये सब बहती हैं। कोसी का नाम तो बाढ़ के साथ जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये नदियां उपजाऊ मिट्टी तो लाती हैं, लेकिन भारी बारिश के समय इनमें भयंकर बाढ़ भी आती है। कोसी नदी को तो अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए बिहार का शोक भी कहा जाता था। हालांकि अब बाढ़ नियंत्रण के काफी उपाय हुए हैं, पर खतरा बना रहता है। और दक्षिणी बिहार कैसा है? दक्षिणी बिहार में
छोटा नागपुर पठार का किनारा लगता है। तो जमीन थोड़ी ऊंची नीची है, उत्तरी बिहार की तरह बिल्कुल फ्लैट नहीं है। यहाँ सोन, पुनपुन जैसी नदियां प्रमुख हैं। ये हिस्सा भी उपजाऊ है, पर यहाँ सूखे की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि आसानी है कि बाढ़ नहीं आती, कुछ दक्षिणी जिलों में भी बाढ़ आती है। तो एक तरह से बिहार बाढ़ और सूखे दोनों एक्सट्रीम्स का सामना करता है। और मौसम, जिसे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, आम भाषा में मतलब क्या हुआ इसका? गर्मी, बरसात, सर्दी? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि यहाँ मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं। मार्च से जून तक भीषण गर्मी, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, और साथ में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, चिपचिपी गर्मी। फिर जून के आखिर से सितंबर तक आता है मानसून का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून से अच्छी बारिश होती है, एवरेज करीब 1000 से 1200 मिलीमीटर, और इसी दौरान बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और फिर नवंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम, जो काफी सुहावना होता है। टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, और सुबह के वक्त मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाना आम बात है। आबादी की बात करें तो ये तो पता है कि पॉपुलेशन के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 12-13 करोड़ लोग। हाँ, अनुमान यही कहते हैं। लेटेस्ट फिगर्स लगभग 12.5 से 13 करोड़ के आसपास होंगे। और जैसा हमने पहले कहा, पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में सबसे ज्यादा है, करीब 1300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट के लिए। और साक्षरता दर, लिटरेसी रेट और लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, लिटरेसी रेट लगभग 61-63% के आसपास है। ये राष्ट्रीय औसत से तो कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर अभी भी काफी है, जेंडर गैप है। सेक्स रेशियो की बात करें तो वो करीब 918 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ये भी राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है। और ये बात भी दिलचस्प है कि बिहार आज भी मुख्य रूप से एक ग्रामीण राज्य है ना? हाँ, बिल्कुल। लगभग 88-90% आबादी आज भी गांव में ही रहती है। शहरीकरण हो रहा है, लेकिन धीमी गति से। भाषाओं के मामले में तो यहाँ जबरदस्त विविधता है। हिंदी और उर्दू तो ऑफिशियल भाषाएं हैं। हाँ, वो तो हैं, पर बोलियों की जो मिठास और विविधता है वो कमाल की है। पश्चिम में देखिए तो भोजपुरी का जोर है, जो अब तो खैर ग्लोबल हो चुकी है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। उत्तर बिहार यानी मिथिला क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, और इसकी अपनी बहुत समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही है। विद्यापति जैसे कवि हुए हैं। मध्य बिहार में मगही का प्रभाव है और पूर्वी हिस्सों में अंगिका बोली जाती है। उत्तर पश्चिम में बज्जिका भी है। तो ये सब बोलियां मिलकर बिहार की भाषाई तस्वीर को बहुत रंगीन बनाती हैं। और धर्म और समाज की बात करें तो मुस्लिम समुदाय भी काफी महत्वपूर्ण है, करीब 16-17% आबादी के साथ। बिहार की संस्कृति में उनका अहम योगदान है। इनके अलावा बौद्ध, जैन, ईसाई और सिख समुदाय के लोग भी यहाँ सदियों से रहते आए हैं। और सामाजिक संरचना, ये तो काफी जटिल मानी जाती है। हाँ, सामाजिक ताना बाना काफी जटिल है। इसमें विभिन्न जातियों और समुदायों का मिश्रण है। अगड़ी जातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा है, अनुसूचित जाति एससी और कुछ अनुसूचित जनजाति एसटी भी हैं। ये सभी इस समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, और इनकी अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक भूमिका भी रही है। त्योहारों पर आते हैं। छठ पूजा का जिक्र तो बिहार के बिना जैसे अधूरा सा लगता है। ये पर्व इतना खास क्यों है बिहार के लिए? मतलब क्या है इसकी यूनिकनेस? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये बिहार की सांस्कृतिक आत्मा है, आप कह सकते हैं। मुख्य रूप से सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की उपासना का ये पर्व दिवाली के ठीक 6 दिन बाद शुरू होता है और 4 दिनों तक चलता है। इसकी सबसे खास बात है इसकी सादगी और प्रकृति से जुड़ाव। इसमें उपासक, खासकर महिलाएं, बेहद कठिन निर्जला व्रत रखती हैं, 36 घंटे तक बिना पानी पिए। बाप रे, 36 घंटे? हाँ, और फिर नदी या तालाब के किनारे पानी में घंटों खड़े होकर डूबते और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसमें शुद्धता, अनुशासन और प्रकृति पूजा का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये बहुत यूनिक है। वाकई। और कौन से प्रमुख त्योहार हैं जो धूमधाम से मनाए जाते हैं? छठ के अलावा होली यहाँ लोकगीतों के साथ, जिन्हें फगुआ कहते हैं, बड़े जोश से मनाई जाती है। दिवाली, दशहरा, खासकर दुर्गा पूजा बंगाल के प्रभाव से, और सरस्वती पूजा का भी बहुत महत्व है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। ईद और बकरीद मुस्लिम समुदाय बहुत धूमधाम से मनाता है। फिर कुछ खास लोकल त्योहार भी हैं, जैसे मिथिला में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक समा चकेवा मनाया जाता है। और वो सोनपुर मेला? हाँ, सोनपुर मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है।
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ये सिर्फ मेला नहीं, एक सांस्कृतिक इवेंट है जहां दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए अब कला और शिल्प की बात करते हैं। और यहाँ तो मधुबनी पेंटिंग का नाम सबसे पहले आता है। दुनिया भर में फेमस है ये। बिल्कुल, मधुबनी या मिथिला पेंटिंग ये मिथिला क्षेत्र की लोक कला है, जिसे मुख्य रूप से वहां की महिलाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा है। इसकी खासियत है इसके चटकीले रंग जो प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाते थे पहले, दोहरी रेखाओं से बने बॉर्डर और खाली जगह को भरने के लिए बनाए गए महीन डिजाइन, ज्यामितीय पैटर्न। और थीम्स क्या होती हैं इसमें ज्यादातर? थीम ज्यादातर पौराणिक कथाओं से होती हैं, जैसे राम सीता, कृष्ण राधा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक जीवन, शादी ब्याह और प्रकृति, मछली, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब प्रमुखता से चित्रित किए जाते हैं। पहले ये दीवारों पर, मतलब घरों की कच्ची दीवारों पर बनती थी। अब ये कागज, कपड़े, कैनवस पर भी बनती है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। मधुबनी के अलावा और कौन सी कलाएं हैं बिहार की? एक और बहुत खूबसूरत कला है सिक्की घास से बनी कलाकृतियां। ये सुनहरी घास होती है जिससे टोकरियां, खिलौने और बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाए जाते हैं। भागलपुर का टसर सिल्क तो खैर मशहूर है ही, उसकी अपनी एक खास बनावट और चमक होती है, इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहते हैं। सिल्क सिटी। हाँ, और एक जमाने में पटना कलम नाम की एक मिनिएचर पेंटिंग शैली भी काफी फली फूली थी। मुगल और ब्रिटिश प्रभाव दिखता था उसमें। पत्थर की नक्काशी का काम भी अब पुराने मंदिरों में देख सकते हैं। और संगीत और नृत्य की परंपरा कैसी है? फोक म्यूजिक का क्या सीन है? लोक संगीत तो बहुत ही रिच है। भोजपुरी और मैथिली लोकगीत काफी लोकप्रिय हैं। शादी, ब्याह और बच्चे की जन्म जैसे मौकों पर गाए जाने वाले खास गीत होते हैं, जैसे सोहर। लोक नृत्यों में झूमर और डोमकच जैसे पारंपरिक डांस फॉर्म्स हैं। और भिखारी ठाकुर का नाम तो लेना ही होगा। भोजपुरी लोक नाटक और संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वाह। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, खाना। हाँ। लिट्टी चोखा के बिना तो बिहार की बात ही अधूरी है। हाँ, ये तो अब बिहार का एम्बेसडर बन चुका है। आइकॉनिक डिश है। भुने हुए आटे के गोले यानी लिट्टी, जिनके अंदर सत्तू का मसाला भरा होता है, और साथ में बैंगन, आलू, टमाटर को भूनकर बनाया गया चोखा घी में डुबो के खाया जाता है। मुंह में पानी आ गया। और इसके साला सत्तू का शरबत गर्मियों में अमृत जैसा होता है। सत्तू के पराठे भी बनते हैं, दाल पूरी, खासकर त्योहारों पर। सिलाव का खाजा एक बहुत फेमस परतदार मिठाई है। तिलकुट गया का मशहूर है, सर्दियों में बनता है तिल और गुड़ से। मखाना, जिसका बिहार सबसे बड़ा उत्पादक है, उसे कई तरह से खाया जाता है। हाँ, मखाना तो सुपर फूड माना जाता है आजकल। बिल्कुल। और छठ पूजा पे बनने वाला ठेकुआ, जो आटे, गुड़ और घी से बनता है। मछली करी भी काफी पसंद की जाती है। तो व्यंजनों की काफी विविधता है। बिहारी खाने की ओवरऑल क्या विशेषता कहेंगे? आमतौर पर सादगी और स्थानीय सामग्री का प्रयोग। बहुत ज्यादा तेल मसाले नहीं होते। मौसमी सब्जियों पर जोर रहता है। सरसों के तेल का इस्तेमाल आम है। स्वाद में एक देहातीपन, एक अर्थी फ्लेवर होता है और खाना काफी पौष्टिक होता है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। क्या कृषि आज भी इकोनॉमी का मेन आधार है? हाँ बिल्कुल। राज्य की लगभग 75-80% आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि और उससे जुड़े कामों पर ही निर्भर है। जैसा हमने कहा, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, दालें, गन्ना, जूट जैसी कई फसलें उगाई जाती हैं। बिहार सब्जी उत्पादन में देश के लीडिंग राज्यों में से है। फलों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। हाँ, शाही लीची। हाजीपुर का केला और आम की कई बेहतरीन किस्में यहाँ होती हैं। तो कृषि की इतनी संभावनाओं के बावजूद चैलेंजेस क्या हैं और क्या कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहे हैं? चैलेंजेस तो कई हैं। सबसे बड़ी है छोटी जोतें, मतलब स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। जमीन का बंटवारा होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। सिंचाई सुविधाओं का अभाव, खासकर दक्षिणी बिहार में, और उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल अभी भी लिमिटेड है। मार्केट तक किसानों की पहुंच भी एक मुद्दा है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी कम नहीं है। मिट्टी की उर्वरता एक बड़ा प्लस पॉइंट है। साल में कई फसलें लेने की क्षमता है, मल्टीपल क्रॉपिंग जिसे कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफी स्कोप है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। और मखाना और लीची जैसे जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सही ब्रांडिंग और मार्केटिंग से किसानों की आय बढ़ सकती है। कृषि के अलावा इंडस्ट्रीज का क्या हाल है? कौन से सेक्टर्स हैं?
ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में तो चीनी मिलें थी, कागज, तंबाकू, जूट प्रोसेसिंग वगैरह, लेकिन इनमें से कई अब उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। अब सरकार का फोकस नए सेक्टर्स पर है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। पटना, हाजीपुर, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे शहर अब नए औद्योगिक हब्स के तौर पर डेवलप हो रहे हैं। और मिनरल्स तो अब ज्यादा नहीं रहे। नई झारखंड अलग होने के बाद खनिज संपदा बहुत सीमित हो गई है। मुख्य रूप से चूना पत्थर, अभ्रक, पायराइट वगैरह ही मिलता है। तो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बाहर से लाना पड़ता है या फिर एग्रोबेस इंडस्ट्रीज पर फोकस करना होता है। निवेश आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। पर्यटन की बात करें तो बिहार का जो इतिहास और धार्मिक महत्व है, उसको देखते हुए टूरिज्म पोटेंशियल तो जबरदस्त होना चाहिए। हाँ, पोटेंशियल तो अपार है, खासकर रिलीजियस और हिस्टोरिकल टूरिज्म में। बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, ये जो पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है, ये दुनिया भर के पर्यटकों, खासकर बौद्ध देशों से आने वाले अनुयायियों को आकर्षित करता है। पटना साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र स्थल है। गया हिंदुओं के लिए एक प्रमुख पिंडदान स्थल है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर काम भी कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि इस पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाया जा सके। कुछ प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों का जरा और विस्तार से जिक्र करें। पटना तो राजधानी है ही, वहाँ क्या खास है? हाँ, पटना जो प्राचीन पाटलिपुत्र था, एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ आज बिहार का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल सेंटर है। यहाँ देखने लायक जगहों में गोलघर है, पटना म्यूजियम है, महावीर मंदिर है और सिखों का पवित्र तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गया एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, विष्णुपद मंदिर है यहाँ। भागलपुर अपनी सिल्क इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए, दरभंगा को मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। और घूमने लायक खास जगह, स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल साइट्स। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में तो जैसा मैंने कहा, बोधगया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहां महाबोधि मंदिर है, और नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर, ये भी यूनेस्को साइट है, सबसे प्रमुख है। राजगीर है जहां बुद्ध ने उपदेश दिए थे, गर्म पानी के कुंड हैं, शांति स्तूप है। वैशाली जहां दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है और भगवान महावीर की जन्मस्थली है। पावापुरी जहां महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, वहां खूबसूरत जल मंदिर है। सासाराम में शेर शाह सूरी का शानदार मकबरा है जो आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। और नेचुरल साइट्स, वाइल्ड लाइफ वगैरह? हाँ, प्राकृतिक स्थलों में पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, जो बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। बेगूसराय में कांवर झील बर्ड सेंचुरी है, जो एक रैमसर साइट भी है, प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भागलपुर के पास गंगा नदी में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जो लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बनाई गई है। शिक्षा की बात करते हैं। नालंदा और विक्रमशिला की विरासत तो इतनी शानदार है, पर आज क्या स्थिति है एजुकेशन सेक्टर की? विरासत वाकई शानदार है, पर वर्तमान में चुनौतियां काफी बड़ी हैं। स्कूलों का नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, एनरोलमेंट भी बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ट्रेन टीचर्स की पर्याप्त संख्या, ये अभी भी चिंता के विषय हैं। हायर एजुकेशन में पटना यूनिवर्सिटी है जो काफी पुरानी और प्रतिष्ठित है। आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, एम्स पटना जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के संस्थान भी हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से फिर से स्थापित किया गया है। लेकिन वो ब्रेन ड्रेन वाली समस्या तो है। हाँ, लिटरेसी रेट, खासकर फीमेल लिटरेसी, अभी भी नेशनल एवरेज से कम है और ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी हकीकत है। बिहार के बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए राज्य से बाहर या देश से बाहर भी चले जाते हैं। इसे रोकने के लिए राज्य में ही बेहतर अवसर बनाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में क्या चल रहा है? क्या कोई स्टार्टअप कल्चर पनप रहा है? धीरे धीरे कोई शुरुआत हुई है। पटना जैसे शहरों में कुछ आईटी कंपनियां आई हैं, कुछ स्टार्टअप्स भी शुरू हुए हैं, खासकर एग्रीटेक और एडटेक जैसे सेक्टर्स में। सरकार ई गवर्नेंस और डिजिटल इनिशिएटिव्स पर भी जोर दे रही है, लेकिन अभी भी एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। वेंचर कैपिटल की कमी है, रिसर्च और डेवलपमेंट को और बढ़ावा देने की जरूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़कें, बिजली, कनेक्टिविटी, इन सब की क्या स्थिति है? देखिए, इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में काफी काम हुआ है, ये मानना पड़ेगा। सड़कों का नेटवर्क, खासकर नेशनल हाईवेज और ग्रामीण सड़कें, काफी बेहतर हुई हैं। रेलवे कनेक्टिविटी तो बिहार की हमेशा से अच्छी रही है, ये एक स्ट्रेंथ है। पटना और गया में फंक्शनल एयरपोर्ट्स हैं, दरभंगा में भी शुरू हुआ है।
और बिजली? बिजली की उपलब्धता पहले से बहुत सुधरी है, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। लेकिन अभी भी 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाई एक लक्ष्य है। रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस बढ़ रहा है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। टेलीकॉम नेटवर्क भी फैला है। तो कुल मिलाकर सुधार तो हो रहा है, लेकिन जो जरूरतें हैं विकास की, उनको देखते हुए अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। अब आते हैं राजनीति पर। बिहार हमेशा से भारतीय राजनीति का एक हॉटस्पॉट रहा है। बिल्कुल, हॉटस्पॉट कहना गलत नहीं होगा। आजादी के बाद से ही बिहार की राजनीति बहुत डायनामिक रही है। पहले कांग्रेस का दबदबा था, फिर 70 के दशक में समाजवादी आंदोलन का गढ़ बना, जेपी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। फिर मंडल कमीशन के बाद जाति आधारित राजनीति का दौर आया, जो काफी प्रभावशाली रहा। और अब पिछले कुछ समय से गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है। सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट ये हमेशा से यहाँ की राजनीति के मुख्य मुद्दे रहे हैं। और प्रशासनिक ढांचा कैसा है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसा बाकी राज्यों में होता है। राज्यपाल, गवर्नर राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। विधानमंडल यहाँ द्विसदनीय है, बाइकैमरल। विधानसभा है जिसमें 243 सदस्य हैं, और विधान परिषद भी है जिसमें 75 सदस्य हैं। न्यायपालिका में पटना हाईकोर्ट सर्वोच्च है। और प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 9 डिविजन्स, 38 जिलों और फिर आगे ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में बांटा गया है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय मतलब लोकल बॉडीज भी हैं। बिहार ने देश को कई महान हस्तियां दी हैं। कुछ प्रमुख नामों का जिक्र करना चाहेंगे आप? अरे सूची तो बहुत ही लंबी है। प्राचीन काल से शुरू करें तो चाणक्य, सम्राट अशोक, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, आधुनिक भारत के निर्माण में देखें तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं से थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक। साहित्य में भी बड़े नाम हैं। हाँ बिल्कुल, साहित्य में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु मैलांचल वाले, बाबा नागार्जुन विद्यापति। कला में मधुबनी पेंटिंग की सीता देवी, भोजपुरी थिएटर के पुरोधा भिखारी ठाकुर, और समकालीन समय में भी राजनीति में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। फिल्म जगत में मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, प्रकाश झा। खेल में MS धोनी, हालांकि अब वो झारखंड से हैं, पर जब उन्होंने खेलना शुरू किया था तब वो बिहार का ही हिस्सा था। तो योगदान हर क्षेत्र में रहा है। कुछ अनोखे तथ्य या विशेषताएं बिहार के बारे में जो शायद कम लोग जानते हों, यूनिक फैक्ट्स। हाँ, कुछ दिलचस्प बातें हैं। जैसे माना जाता है कि दुनिया का पहला गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, वैशाली में ही था। शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट पाटलिपुत्र यानी पटना के पास के ही थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 700 साल तक ज्ञान का केंद्र रही। छठ पूजा अपने आप में अनोखी है। मधुबनी और सिक्की ग्रास आर्ट, मखाना और लीची का सबसे बड़ा उत्पादक होना। और वो बाढ़ और उपजाऊपन का विरोधाभास। हाँ, वो भी एक यूनिक फीचर है। गंगा डॉल्फिन का घर होना, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होना, भोजपुरी सिनेमा का अपना एक अलग क्रेज, एशिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज गांधी सेतु, हालांकि अब नए बन गए हैं, सदियों पुराना सोनपुर मेला, केसरिया में दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, और हाँ, कोटा में इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए जाने वाले छात्रों की भारी संख्या भी अब बिहार की एक पहचान बन गई है। तो इन सब बातों को समेटते हुए बिहार की क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ इतना गौरवशाली इतिहास, इतनी क्षमता, दूसरी तरफ वर्तमान की इतनी चुनौतियां। बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार की कहानी एक तरह से विरोधाभासों की कहानी है। ये बुद्ध की ज्ञान भूमि है, महान साम्राज्यों का केंद्र रहा है, दुनिया को शून्य दिया, गणतंत्र का विचार दिया। वहीं आज ये गरीबी, कम साक्षरता दर, रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। सबसे उपजाऊ जमीन होने के बावजूद कृषि संकट है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्या इन चुनौतियों के बीच उम्मीद की किरणें भी हैं? क्या पोटेंशियल है आगे बढ़ने का? उम्मीद तो हमेशा रहती है और पोटेंशियल भी है। बिहार की सबसे बड़ी ताकत है इसकी युवा आबादी, इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर इस विशाल युवा शक्ति को सही शिक्षा, स्किल, स्वास्थ्य और सबसे जरूरी रोजगार के अवसर यहीं मिलें तो ये राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं। एग्रीकल्चर में जैसा हमने कहा अपार संभावनाएं हैं, जरूरत है उसे मॉडर्नाइज करने की, प्रोसेसिंग बढ़ाने की। इसकी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, वो टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते हैं।
यानी जरूरत है सही दिशा और गवर्नेंस की। बिल्कुल, जरूरत है गुड गवर्नेंस की, सही नीतियों की और सबसे महत्वपूर्ण उन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की। निवेश का माहौल बनाने भी जरूरत है। तो क्या बिहार अपनी वो खोई हुई प्रतिष्ठा, वो ऐतिहासिक प्रमुखता फिर से हासिल कर सकता है? देखिए, क्षमता तो निश्चित रूप से है। बिहार की कहानी असल में भारत के ही एक बड़े हिस्से की कहानी है। अपार संभावनाओं की, गहरी सांस्कृतिक जड़ों की, मुश्किलों और चुनौतियों से लगातार जूझने की ताकत की, और एक बेहतर भविष्य की निरंतर तलाश की कहानी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले दशकों में बिहार अपनी समृद्ध विरासत और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच कैसे संतुलन साधता है और किस दिशा में आगे बढ़ता है। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel. धन्यवाद. जय हिंद.